हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 137 पे। आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब भी आपका मेंटेनेंस केस लगता है किसी भी केस से, चाहे वो HM24 हो, डीवी का लगा रखा हो वाइफ ने, या मेंटेनेंस का खुद 125 CRPC या 144 न्यू कानून के तहत, तो आप लोग क्या मेंटेनेंस लगाने अपने ऊपर जाते हैं? कानून ये कहता है इसमें कोई भी पत्नी मेंटेनेंस ले ही नहीं सकती। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? आप सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा कि मैडम बोल क्या रही है, बट ये फैक्ट है। अब ऐसा क्यों और कैसे, यही टॉपिक है आज की वीडियो का। मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। अगर मेंटेनेंस नहीं लगता है, इसमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है इसमें, तो फिर भी मेंटेनेंस क्यों देना पड़ता है? आखिर क्यों परेशान हो जाते हैं क्यों लोग? क्योंकि आपके माइंड में ये नेगेटिव ये थॉट आता ही कहाँ से है कि भाई मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा अगर पत्नी ने केस कर रखा है इन तीनों में से किसी भी सेक्शन में। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, आपने सब जो भी आपके अगर पत्नी ने केस किया है, चाहे वो HM24 में कर रही हो, DV में केस कर रही हो, मेंटेनेंस में, तो उसका एक ही होता है मकसद कि आपसे पैसे की डिमांड करना। और वो आप लोग पतियों की बात करूँ कि भाई बिना किसी रीज़न के, एक तो सबसे बड़ी बात झूठे आरोप लगाए हैं, फिर पैसे की डिमांड की जा रही है। अब आप लोग ये भाई किया है तो देना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कमेंट में लोग आते हैं ये गलते कि मैडम कुछ भी नहीं कर सकते, महिलाओं की लोग सुनते, कोर्ट, थाना, पुलिस, जज सब सूझेंगे, पुरुषों के पास तो कोई कानून नहीं है। यही आपकी जो सोच है ना, एक नेगेटिविटी, वो आप खुद ही अपने मेंटेनेंस करा देते हैं अलाउ। अब देखो, अगर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँ, HM24 में क्या होता है कि इसमें जैसे डिवोर्स का केस डालते हैं तो दोनों पार्टी अगर डालते हैं तो दोनों पार्टी अपना खर्चा खुद ही करेंगे, ठीक है। हाँ, बट अगर इस केस में ये हुआ कि पति ने सबसे पहले से डिवोर्स का केस डाला, तो उसमें ये कर सकता है कि वो पत्नी को आने जाने का खर्चा दे सकता है, क्योंकि अगर वो अलग शहर में वो आ रही है, प्रेजेंट हो रही है, तो जो भी है उसका खर्चा, फॉर एग्जांपल अगर 400 है आने का, 400 जाने का है, तो वो तकरीबन करके 1000 रुपये दे सकता है। बट वो ये बोले साथ में कि नहीं, मेरे साथ और भी मेरी मदर आती, फादर आते हैं, उनका खर्चा चाहिए। मतलब मिला जुला के आप बोलो कि मेंटेनेंस को उसमें मतलब एक तरीके से लेने की बात करें कि 5000 4000 इस तरीके से, तो आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको मेंटेनेंस एक पूरी तरीके से वो डिमांड करेगी आपको देना पड़ेगा। केसेस खुद लड़ रहे हैं दोनों पार्टी, आप हस्बैंड वाइफ खुद ही लड़ रहे हैं, अपना केसेस का खुद ही करेंगे, चाहे वो वकील का खर्चा हो, अपने आने जाने का खर्चा हो, खुद भी सारी चीज़ें हों। बस आप इस पर इतना कर सकते हैं, आने जाने का एक्सपेंस जो लगता है वो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब DV के केस में बात की जाए, जो DV होता है घरेलू हिंसा का केस होता है, वो डिमांड करती है पैसे की। इसमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। अगर पत्नी प्रूव कर देती है कि उसको फिजिकली कोई चोट लगी है, विथ एविडेंस के साथ दिखा देती है, तो उसको एक कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है, बट प्रूव होने के बाद। ऐसे ही वो कोई मेंटेनेंस अमाउंट हर महीने इस तरीके से कि इंटर मेंटेनेंस बांध दो, हर मुझे पैसे चाहिए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं 125 144 BNS, जिसमें आमतौर पर सभी जानते हैं कि नहीं भैया मेंटेनेंस का केस ही लगाया जाता है, इसमें पैसे ही दिए जाते हैं। इंट्री मेंटेनेंस हर महीने बांध दिया जाएगा, एक परमानेंट फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई पति को कि आपको देना ही देना है। और एक ये उसमें पावर होती है जज के पास कि अगर उसने जो बोल दिया कि वो आपको करना ही करना है तो देना ही है। तो ये देखो मानती हुई, बट इसमें जो ये जो हुआ ना 125 144, एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है मेंटेनेंस को अलाउ करना। बट आपकी जो बस ये सोच है ना, जो एक नेगेटिव थॉट आ गया, चाहे वो आप आसपास से हो, वकील से हो, कोर्ट कचहरी थाने जा रहे हो, उस तरीके से आपने कानून पढ़ रहे हो, वीडियो पढ़ रहे हो, उस वजह से कि भाई मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जब भी पत्नी आप मेंटेनेंस का केस लगा रही है, जो भी एलिगेशन लगा रही है, तो आप हमेशा उस पर ऑब्जेक्शन करें कि भाई मेंटेनेंस मैं दूँ क्यों। पत्नी जब आपकी पढ़ी लिखी है तो उसमें वो बताया, जब से रजनीश वैस नेहा का जो जजमेंट आया उसमें भी सारी क्लियर मेंशन है। जब इनकम एफिडेविट दिया जाता है, दोनों पार्टी को दिया जाता है कि दोनों पार्टी अपनी सारी क्वालिफिकेशन, वर्क क्या करती है, इनकम क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें मेंशन करेगी। अगर कोई झूठ साबित हो जाएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी उस पर धारा मेंशन है। तो पहली बात तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, पत्नी झूठ बोल रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ उसको चीज़ें को नोट करे, देखे, और फिर उस पर आप 340 का एक अलग से फर्जरी का भी केस डाल सकते हैं कि इसने झूठ सारी चीज़ें बोली कि वो जॉब नहीं कर रही है या फिर वो सैलरी अपनी इनकम छुपा रही है। अब बात करते हैं मेन कि होता क्या है कि पत्नी बोल देती है कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, ठीक है, या फिर पढ़ी लिखी होती भी आज के दिन में क्या कहती है, पढ़ी लिखी होके भी या जॉब भी कर रही हो, जॉब छोड़ देती है।
कि किस लिए, पैसे डिमांड करने के लिए, भाई पति से पैसे लेने तो मैं जॉब क्यों करूँ। या फिर पढ़ी लिखी है तो वो जॉब नहीं कर रही। अगर वो खुद सक्षम है, जॉब वो खुद करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, अपना जीवन अच्छे से खुद कर सकती है मेंटेन, बच्चे का भी कर सकती है, तो वो फिर क्यों, अगर वो सक्षम है कि भाई वो मेंटेनेंस तो उसी को दिया जाता है जो पूरी तरीके से पति पर निर्भर हो। वो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई उसका इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, उसके मायके वाले भी सपोर्टेड नहीं है, ना इसने फाइनेंशियली बैकग्राउंड उसका मायके वालों का अच्छा है, या उसका कोई इनकम ऑफ सोर्स हो कुछ अच्छा, लाइक वो कुछ घर से काम कर रही हो, कोई भी चीज़ है, तो मेंटेनेंस तो उसको दिया जाता है। जब वो सक्षम है तो मेंटेनेंस क्यों दिया जाएगा। हाँ, अगर वो अक्षम है, कोर्ट में आप बिल्कुल बोलिए कि मुझे एविडेंस के साथ आप बिल्कुल बोल सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है कि अगर मेरी पत्नी अक्षम है तो वो प्रूव करें कि भाई मैं नहीं कमा सकती हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती हूँ। अगर वो पढ़ी लिखी है तो भाई वो तो खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो मेरे पैसे की क्या ज़रूरत है। और मैंने उसे हमेशा नेगलेक्ट या कब किया है, उसे मेंटेन करने से, जब मेरे साथ रहती थी मैंने उसे कब किया, उसे मेंटेन नहीं किया। उसकी ख्वाहिश है, उसकी इच्छा है, जो भी सारी चीज़ उसको पूरी जब भी करता था, डिमांड उसकी हमेशा पूरी करता था। और ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे मना कर रहा हूँ। अगर जब आप ये कह रहे हो ना कि हाँ भाई पत्नी को तो मैं अभी भी रखना चाहता हूँ, मेरे साथ आए रहे, मैंने तो केस भी डाल रखा सेक्शन 9 का, या मैं वैसे भी बोल रहा हूँ, हमेशा कोर्ट में बोलता ही रहता हूँ, तो चीज़ें मैं तो उसको मना ही नहीं कर रहा, तो फिर वो क्यों नहीं आ रही है, वो आ ही नहीं रही है, ना वो कोई सबूत दे पा रही है। और कोर्ट अब ये मुझे एविडेंस के साथ आप दिखा दो कि भाई वो अक्षम है, कि मैं अक्षम हूँ, मैं खुद कमा के अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, ये रीज़न है, तो मैं देने को रेडी हूँ। जब वो है ही नहीं तो मैं क्यों दूँ मेंटेन। तो आपको मेन ये होता है ना कि एंड तक फाइट करना पड़ेगा पैसे ना देने के लिए पूरी तरीके से, जब ही हो पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 125 CRPC हर एक पत्नी क्या करती है, ये लगाती है, DV का लगा दिया, 498 लगा दिए, 3 केस तो कॉमन है तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लगा दिया तो कोर्ट ने क्या कर दिया, आपको मेंटेनेंस अलाउ कर दिया, ठीक है। ना देने के लिए आप पत्नी को रीज़न देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि क्यों है। और ये जो लगाती थी हर में DV में भी पैसे चाहिए, HM24 में भी पैसे चाहिए, क्यों चाहिए भाई, उसमें पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। DV में आपको कंपनसेशन मिलेगा, बट आपको सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा कि आपके पास फिजिकली आपके साथ कोई क्रूरल्टी हुई है, सबूत दिखाना पड़ेगा। और ये HM24 में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और HM24 में हमेशा बोला है उसमें 21 की B की एप्लीकेशन आप हमेशा लगाइए। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इसमें 6 मंथ में डिसाइड हो जाता है कि केस जल्दी से डिसाइड हो जाए, उसका डिसीजन मिल जाए। तो इस तरीके से है, आप जो भी ये इनकम एफिडेविट बनाते हैं, लाइक सबमिट करते हैं, तो उसमें अपनी सबसे पहली लायबिलिटी क्या है आपकी, आपका कोई रेंट जा रहा है या आप पे कोई डिपेंड है, आपके पेरेंट्स डिपेंड है, मेडिकल की उनकी रिपोर्ट कंडीशन क्या है, कोई रेंट है आपका, ये सारी चीज़ें मेन जो ये 3-4 पॉइंट है ना वो हमेशा लिखो। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं जब भी मेंटेनेंस केस जाता है, तो होता क्या है कि हमें रिप्लाई कैसे दें, हम क्या क्या उसमें पॉइंट लिखें। वो लोग क्या करते हैं कि इसमें झूठे आरोप है, वो सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन हमारे पास क्लाइंट आते हैं, जैसे कॉल्स भी आती है आप लोगों की, कहते हैं कि हम पे मेंटेनेंस केस लग गया, पत्नी ने झूठे आरोप लगा दी, मेरी इनकम इतनी नहीं है, बड़ा चढ़ा के बोल रही है, मैं तो इतना कमाता हूँ, तो मैं कैसे रिप्लाई दूँ। अब वो उस रिप्लाई में क्या करते हैं, वो लोग क्या लिखवाते हैं, अपनी सारी बातें कि मेरे पास तो एविडेंस सब है, जो पत्नी आरोप लगा रही है ना वो सब झूठे, मेरे पास एविडेंस है, ऑडियो है, वीडियो है, सब चीज़ें हैं, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या लिखूँ। वो दुनिया भर की रामायण सारी चीज़ें मेन होती है। देखो जो झूठे चीज़ें हैं, आरोप लगे हुए हैं, आपके एविडेंस है आपके पास, तो वो तो केस ख़त्म हो जाएंगे, उनकी टेंशन मत लो। मेंटेनेंस नहीं देने के लिए आपको मेन पॉइंट क्या लिखवाना होता है हमेशा रिप्लाई में, कि मेन बात अगर पत्नी ने आप पे लगाया है कि फॉर एग्जांपल आप 4 लाख की आपकी इनकम है, 4 लाख महीना आप कमाते हैं, उसने डिमांड किया मुझे 1 लाख चाहिए, तो ये सच बात है कि आप 4 लाख ही कमाते हैं? नहीं, आपने बोला ऐसा नहीं है। डिटेल्स में आपने रिप्लाई में क्या लिख दिया कि अपनी इनकम और डिटेल्स लिखवा दी उसमें कि भाई मेरी तो 1.5 लाख वैसे हैं आपकी, आपने बताया मंथली है, आपकी कोई वैसे फैमिली इनकम है, कोई प्रॉपर्टी से आ रही है या कोई खेती बाड़ी से आ रही है, वो सारी चीज़ें भी लोग क्या करते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे, वो सारे डिटेल्स में लिख देते हैं। क्या वो बैंक में शो होता है, ऑनलाइन शो होती है वो पेमेंट आपकी? नहीं, तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं? आप खुद अलाउ कर रहे हैं कि भाई ये सारा आप इनकम और सोर्स खुद दिखा रहे हैं। फिर कोर्ट तो ये कहेगा भाई इसके पास तो अच्छा खासा पेमेंट है, पत्नी मांग रही है तो भाई देना पड़ेगा। जो आपके सिर्फ अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ऑनलाइन शो जो ट्रांजैक्शन दिखती है वही सिर्फ हुई, मतलब आपकी जो भी सैलरी हुई इनकम वही, बाकी जो फैमिली इनकम आ रही है वो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। और साथ ही साथ ये भी रिप्लाई में फाइल करिए कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपका रेंट दे रहे हो आप, कोई आपके पेरेंट्स डिपेंड है, उनका मेडिकल खर्चा आता है,
जो मेन पॉइंट है ना वो सारी चीज़ें लिखो। तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है आपको। तो जब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। और पत्नी का कि वो कहाँ जॉब कर रही है, सारी चीज़ें, बहुत केसों में ये भी होता है तो पत्नी तो 1 लाख की डिमांड कर रही है, झूठा बता दे कि पति की इनकम इतनी है, और खुद जब पता चलता है कि उसकी इनकम मुझ ज़्यादा है, आपके पास प्रूव नहीं होता। कभी कभी चीज़ें होती है कि ITR का पता होता है कि वाइफ हाँ ITR भर रही है, डबल ही भर रही है, 20 लाख का भर रही है, तो 20 लाख भर रही है तो मतलब आप इनकम तो आपसे ज़्यादा होगी, उसकी 2-3 लाख तो होगी, तो वो झूठ बोल रही है। IT डिपार्टमेंट में करके आप रिकॉर्ड मंगवा लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो चीज़ें कोर्ट में पेश कर दो, सारी चीज़ें। तो बहुत रीज़न है मेंटेनेंस को आपको देने से बचने के लिए। बस आपको उसमें पूरी तरीके से अपने केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सारे में जो तरीके आपको लीगल तरीके ही बताते हैं किस तरीके से आप मेंटेनेंस देने से बचें। जब आपने कोई गलती ही नहीं करी है, झूठे केसों में तो आप बाहर निकल जाओगे, आज नहीं कल निकल जाओगे। पैसा क्यों दिया जाए बिना किसी रीज़न का? मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, वो आपके पैसे हैं, ऐसे थोड़ी ना। डरने की क्या बात है? क्यों डर जाते हो आप कोर्ट से, पुलिस से कि भाई मुझे देना पड़ेगा मेंटेनेंस? ऐसा नहीं है, ना देने के लिए लड़ो। अपने पैसे थोड़ी ना कि ऐसे ही दे दोगे। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। जो चीज़ें मैंने बोला है वो एप्लीकेबल करिए, ये नहीं कि सिर्फ देख के आप साइड में छोड़ दीजिए, डिस्कस करिए, अपने केस में इम्प्लीमेंट करिए, तो जब भी मुझे अच्छा लगेगा। और ज़रूर बताइएगा जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं आपको सक्सेसफुल मिलती है या नहीं मिलती है। तो वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और भी लोग तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।